आज आप पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो क्लास 12th का एक टॉपिक है जिसे हम CFT थ्योरी कहते हैं। CFT थ्योरी के जरिए कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए आपको ये समझना है कि एक जो डी ब्लॉक होता है, इस डी में मीन्स जैसे डी सबशेल है, इस डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 5 डी ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5। अब इन पांचों डी ऑर्बिटल्स का एक डिफरेंट नेम होते हैं, जैसे इसे कहते हैं DXY, इसे कहते हैं DYZ, इसे कहते हैं DZX, ये होता है DX² - Y², और ये होता है DZ²। इस समय इस डी ऑर्बिटल्स में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन सब की एनर्जी इक्वल होती है, इसीलिए इसे कहते हैं डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। इसे कहेंगे हम डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि आपको पता होगा DXY का अगर आप बनाएंगे स्ट्रक्चर तो यहां पे लिखेंगे X को, ये हो गया Y, और ये बिटवीन दी लोब का फॉर्मेशन करते हैं, दो एक्सिस के बीच में बनते हैं, ये इस तरह से। सिमिलरली DYZ एंड DZX भी होते हैं। सिमिलर अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर Y हो जाएगा, ये Z हो जाएगा, ये भी बिटवीन दी एक्सिस ही लोब्स का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड हो गया DZX, ये Z हो गया, ये X हो गया, ये भी बिटवीन दी एक्सिस ही क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे लोब्स का। लेकिन DX² Y² जो होता है वो अलोंग दी एक्सिस फॉर्म करता है, ये X है, ये Y, ये अलोंग दी एक्सिस फॉर्मेशन करता है ऑर्बिटल्स का। ऐसे ही हो जाएगा DZ²। तो अब आप ये देखिए कि ये डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है, जहां पर सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो थी इक्वल थी। अब इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए, ये जो बिटवीन दी एक्सिस बन रहे हैं, इनका एक लॉजिक है। इनको क्या कहते हैं कि CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग इनको हम T2G सेट में ब्रेक कर देते हैं, और ऐसे ही ये वाले जो दो हैं अलोंग दी एक्सिस, उन्हें हम EG सेट में स्प्लिट करते हैं, EG सेट में डिवाइड करते हैं। अब इनका काम कब कहां कैसे होता है वो आप समझिए। मैं बात कर रहा हूं अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जैसे ये डिजेनरेट डी ऑर्बिटल था, अभी इसकी सारी की एनर्जी क्या थी, सेम थी। लेकिन आप जैसे मान लीजिए कोई COF6 3- था, या कोई दूसरा लिगेंड ले लीजिए FeCN6 4- ले लीजिए। जैसे ये लिगेंड्स मींस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आएंगे, ये लिगेंड इस मेटल को क्या करेंगे, अप्रोच करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो मेटल के पास भी लोन पेयर्स होते हैं और लिगेंड के पास भी लोन पेयर्स होते हैं। तो इन लोन पेयर का क्या होता है, रिपल्शन होने लगता है। रिपल्शन होने की वजह से इस डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो अलग अलग होने लगती है, जिसे हम कहते हैं नॉन डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। मतलब इनकी अब एनर्जी क्या हुई, डिवाइड होने लगी, बटने लगी। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया फिर से डी ऑर्बिटल, और 1 2 3 4 5, और मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉन डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ये तभी होगा जब लिगेंड्स क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं, तो ये रिपल्शन की वजह से होता है। तो ये जो नॉन डिजेनरेट डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट होता है दो सेट में। एक सेट बन जाता है नीचे का T2G सेट, और ऊपर का बन जाता है EG सेट। ये जो T2G सेट है, क्योंकि ये वाले 3 ऑर्बिटल्स थे DXY DYZ और DZX थे, तो ये जो लोब्स बन रहे थे वो बिटवीन द एक्सिस फॉर्म हो रहे थे। फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होने की वजह से उनकी एनर्जी कम थी, तो वो नीचे की तरफ रख दिए गए। इनमें ऑन द एक्सिस बन रहे थे, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा था, तो इसलिए इनको हायर एनर्जी लेवल में रख दिया गया, ऊपर की तरफ रख दिया गया। इन दोनों की एनर्जी को इक्वल दिखाने के लिए एक लाइन बीच से ऐसे खींची जाती है, जिसे हम कहते हैं बैरी सेंटर। और ये हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, इसलिए इसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इनकी एनर्जी जो होती है और इनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए,
क्यों? क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, उस हिसाब से एनर्जी होगी, ये 2 ऑर्बिटल है, उस हिसाब से एनर्जी होगी। बारीसेंटर का काम ये होता है दोनों लोब्स के बीच की जो यहां से यहां तक की और जो एनर्जी होती है वो अप्रॉक्स बराबर आ जाए। हम कैसे पता करेंगे? पहले इनके बीच की एनर्जी देख लीजिए। ये लोअर स्पिन में है, इसका मतलब माइनस से रिप्रेजेंट करे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 5, यहाँ पर कितने एब्सेंट है? 2, तो लिखेंगे हम इसको -0.4। इसकी एनर्जी आ जाएगी नीचे की। ऊपर क्या होगा? ऊपर प्लस हो जाएगा, टोटल 5, 3 की कमी होती है तो 5 6 30, तो प्लस का 0.6 आ जाएगा। ये एनर्जी आ गई इनको। अब इन दोनों की हेल्प से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं CFSE। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं मानता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, तो T2G में 2 2 4 2 6 हो सकते हैं, तो 6 हो जाएंगे। EG सेट में बात करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, EG सेट में हो जाएंगे 4। आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, आप लिखेंगे -0.4 इंटू x, x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट, प्लस 0.6 इंटू y, y मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट, और यहाँ पर लिख लेते हैं डेल्टा नॉट। अब देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स को या एनर्जी को देखने के लिए चेक करने की बात करें तो -0.4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 to 4 to 6, तो ये आ जाएगा 2.4 माइनस का। और जो इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 4, तब भी आएगा 2.4। ये प्लस और माइनस में आएगा, मतलब लगभग एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? 0। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी 0, और 0 का मतलब है दोनों की एनर्जी जो है वो अप्रॉक्स बराबर है। वो लोअर एनर्जी का है तो माइनस, वो हायर एनर्जी का है तो प्लस में लिखेंगे। इस तरह से हम बनाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब मुझे बात करनी होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो ये जो सेट है वो बदल जाता है। T2G ऊपर जाएगा, EG नीचे जाएगा। साथ ही साथ में हम वहां पर ये T2G नहीं लिखते, केवल T2 एंड E लिखते हैं। E सेट नीचे आएगा, T2 सेट ऊपर चला जाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक शॉर्ट तरीका होता है कि अगर मान लीजिए डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P है, तो लिगेंड किस टाइप का होगा? डेल्टा नॉट ग्रेटर अगर P से है तो वो इन दोनों T2 और EG सेट के बीच के गैप को बढ़ा देता है, स्प्लिटिंग के गैप को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में ही फिल हो जाते हैं। मतलब ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL का काम करेगा। और अगर यहाँ पर डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस देन है P से, तो मतलब ये होगा इसके गैप को कम कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन में भी चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है, WFL का काम करता है। साथ ही साथ में अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ही फिल हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फिल होते हैं तो उसे कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है।